आप सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते एंड जय हिंद। बेटा, इसके पहले वाली क्लासेस में हम लोग क्लास 11th का इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.1 देखे थे, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि सेट क्या होता है, सेट की नेमिंग कैसे करते हैं, एक मेंबरशिप रिलेशन समझा था और हमने बताया था कि सेट को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो हो गया उसका रोस्टर फॉर्म और एक हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। आज की क्लास में चलिए हम एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस को देखते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कि कैसे उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आप। आइए देखते हैं बेटा, क्या देखने वाले हैं हम। तो अभी चैप्टर 1 आपका सेट ही चलेगा और इसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। कौन से एक्सरसाइज से सर? तो आप कहेंगे एक्सरसाइज 1.1 से, जो वेरी बिगिनिंग एक्सरसाइज है, शुरुआत की एक्सरसाइज है, उसको हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है बेटा, देखना ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स, नीचे दिए गए में से कौन आर सेट्स, सेट हैं। अब सबसे पहले कि कौन सेट हैं, सेट होता क्या है पहले जरा रिकॉल कर लीजिए। क्या पढ़ा था आपने? व्हाट आर सेट्स, बताइए। तो आपने पढ़ा था कि सर, हमने पढ़ा था कलेक्शन क्या होता है, फिर कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन कब कहलाने लगता है, और जो भी वेल डिफाइंड कलेक्शंस हैं उन्हीं को हम कहते हैं सेट। याद आ रहा होगा। तो जितने भी कलेक्शंस हम ऐसे देखेंगे सवालों में कि सर ये तो वेल डिफाइंड है, सर इसके तो एलिमेंट्स क्लियर हैं, कौन होंगे कौन नहीं होंगे, सर ये तो मेरे लिए और मेरे दोस्त के लिए या आपके लिए बदलेगा नहीं सर ये कलेक्शन, बस उसी को हम लोग सेट कह देंगे। और जो कलेक्शन लगेगा कि नहीं सर ये तो फिर चॉइस पे डिपेंड हो सकता है ना भाई, किसी के लिए कोई है किसी के लिए कोई चॉइस है, तो सर ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में एक और चीज पूछा है, जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा, जानते हो जस्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जस्टिफिकेशन का मतलब होता है अपने आप को एक तरीके से प्रूव करना। मतलब आप अगर किसी कलेक्शन को सेट कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं ये बताइए, और कह रहे हैं कि नहीं होगा सेट तो क्यों नहीं होगा ये भी बताना पड़ेगा। देख रहे हो भैया, दोनों तरफ से फंसोगे। यस बोलोगे तो भी आपको बताना पड़ेगा क्यों यस कह रहे हैं, कारण बताओ, और नो कहोगे तो भी बताना पड़ेगा। ठीक है सर, बता लेंगे क्या करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर द वेरी फर्स्ट क्या कह रहा है। फर्स्ट का सब पार्ट फर्स्ट कहता है कि कलेक्शन का नाम क्या होगा? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, यानी कि महीनों के उन सभी मंथ्स का कलेक्शन। ईयर के क्या बेटा? ईयर के उन सभी महीनों का कलेक्शन बिगिनिंग विद द लेटर जे, जो कौन से लेटर से स्टार्ट होते हैं? लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। यानी कि पूरे साल में जो मंथ्स होते हैं उन सभी मंथ्स में जिनके भी नाम किससे स्टार्ट होते हैं बेटा, देखना, बिगिनिंग विद द लेटर जे, जिन भी महीनों के नाम कौन से लेटर से स्टार्ट होते हैं? जे, उन सभी का कलेक्शन है ये वाला। अब देखो, तुम जानते हो कि ऐसा कलेक्शन अगर हमको लिखने को आ जाए तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं जनवरी। क्या लिखने वाले बेटा जी? जनवरी। उसके बाद फेब, है ना, उसके बाद क्या? मार्च, अप्रैल, मई, जून। फिर जे से कौन आ रहा है? अगला जून आ रहा है बेटा, तो जून आपने लिख लिया। अच्छा, जून के बाद अगला ही जे से कौन आएगा? आप कहेंगे सर जी जुलाई आने वाला है। ठीक है बेटा, जून हो गया, जुलाई हो गया, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप कहेंगे सर जी हो गए 3। अब आप मुझे बताइए, ये जो कलेक्शन आपने 3 एलिमेंट से तैयार किया, क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि नहीं है? अब वेल डिफाइंड से अगेन क्या कहने का मतलब हुआ कि आप मुझे बताइए, जैसे कलेक्शन का नाम है कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, अगर मैं किन्हीं महीनों का नाम ले दूं ऐसे ही, तो क्या आप श्योरिटी से बता पाएंगे कि वो इस कलेक्शन में होगा कि नहीं होगा? आपने ये कैसे लिख दिया 3, बाकी क्यों नहीं लिखे? फरवरी क्यों नहीं लिखे हो? इतना प्यारा तो महीना होता है फरवरी, क्यों नहीं लिखे हो? क्योंकि सर क्लियरली इंस्ट्रक्शन था कि भैया लेटर किससे शुरू होना चाहिए? जे से शुरू होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये कलेक्शन में कंफर्म है कि कौन आना चाहिए और कौन आना नहीं चाहिए। इसीलिए इस कलेक्शन को क्या बोलोगे प्यारे साथी? बोलोगे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों? क्योंकि भैया इसके एलिमेंट्स एकदम क्लियर हैं और ये सेट बन सकता है। समझ में आई मेरी बात? तो आप कहेंगे कि यस, क्या है ये? क्या है ये बेटा? ये है वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या है बेटा जी? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों? क्योंकि सिंस द एलिमेंट्स ऑफ दिस कलेक्शन आर वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड विच मेंबर बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन,
और विच मेंबर डज नॉट बिलोंग टू दिस कलेक्शन एकदम से क्लियर है। ये जो मैं बोल रहा हूं ना लाइन बेटा, यही जस्टिफिकेशन है, यही कारण बता रहा हूं मैं कि मैंने बोला है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है और वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाने की वजह से ये क्या है, सेट है। और जो अभी बोला कि क्यों मैं कह रहा हूं वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो मैंने बोला कि भैया क्योंकि इस कलेक्शन के अंदर कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये वेरी क्लियर है, इसी वजह से इसको हम सेट कहने जा रहे हैं। इसी को कहते हैं बेटा जस्टिफिकेशन देना, कि हम अपना कारण भी बता रहे हैं। ठीक, तो कहेगा सर आंसर में लिखें क्या, चलो समझ में तो आ गया, ठीक है वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये सेट। सर आंसर में व्हाट शुड आई राइट, लिखना क्या चाहिए मुझे, तो आप कहेंगे बेटा क्या कि दिस कलेक्शन कंटेन्स जनवरी, जून, जुलाई, 3 elements which are very clear and we are very clear about it which element or which month belongs to this collection or which month does not belong to this collection. That is the reason कि हम कह रहे हैं, that is the reason we are saying this collection is well defined. आई बात समझ में, हेंस इट इज अ सेट, ऐसा करके आंसर में आप लिखेंगे। क्लियर हो गया, कारण मैंने बता दिया, आंसर कैसे लिखना है ये बता दिया, आगे एक्सप्लेन करते हैं, समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है क्या, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आप मुझे बताएंगे मोस्ट टैलेंटेड होने की डिफिनेशन कौन से विकिपीडिया पे लिखी हुई है, बताओगे मोस्ट टैलेंटेड होने की क्या डिफिनेशन है। अरे भैया टैलेंट तो कोई भी हो सकता है, टैलेंट तो कोई भी हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पर्सनली बायोग्राफी पढ़नी बड़ी अच्छी लगती है, अच्छा लगता है मुझे लोगों के बारे में जानना, है ना, समझना कि उन्होंने अपने जीवन को में क्या क्या सुधारा, कैसे व्यतीत किया। तो मैं तो हमेशा बायोग्राफी लिखने वाले राइटर्स को टैलेंटेड बोलूंगा ना, क्योंकि हमने उसको छोड़ के कुछ पढ़ा ही नहीं है। आप पोएम्स पढ़ते जा रहे हैं, आप किसको मोस्ट टैलेंटेड कहेंगे राइटर्स, बताइए ना। आप कहेंगे हाँ जी सर हम तो इसको कहेंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये पर्सन के चॉइस पे डिपेंड हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी सर ये तो सही बात आप कह रहे हैं, ये तो पर्सन के चॉइस पे डिपेंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके फ्रेंड ने जो किताबें पढ़ी होंगी उसके हिसाब से वो टैलेंटेड राइटर बताएंगे, मैंने जो किताब पढ़ी होगी उसके हिसाब से मैं टैलेंटेड राइटर बताऊंगा, आपने जो किताब पढ़ी होगी वो आप बताएंगे। तो ये बड़ा अनक्लियर सा हो गया, आई बात समझ में, एकदम से ये अनक्लियर सा हो गया। तो आप कहेंगे भैया क्या कि सिंस द डेफिनेशन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर इज नॉट क्लियर, आप क्या लिखेंगे बेटा जी, अगर कोई बोले तो लिखेंगे सिंस क्या, द डेफिनेशन ऑफ बीइंग, द डेफिनेशन ऑफ बीइंग, क्या बीइंग, क्या होने की डेफिनेशन, तो आप कहेंगे बीइंग मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स नहीं, राइटर लिखे फिलहाल के लिए, इज नॉट क्लियर। भैया जो डिफिनीशन है मोस्ट टैलेंटेड राइटर होने की वो क्लियर नहीं है, और इसी वजह से दिस कलेक्शन इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। आज बात समझ में, एंड द कलेक्शन विच इज नॉट वेल डिफाइंड कैन नॉट बी सेड टू बी अ सेट। समझ में आ रही होगी बात। तो आप समझिएगा कि ये वाला जो कलेक्शन लिख रहा है ये कभी भी सेट नहीं बन पाएगा। तो कैसे लिखेंगे भैया, लिखेंगे द डेफिनेशन ऑफ बीइंग मोस्ट टैलेंटेड राइटर इज नॉट क्लियर, और जब ये डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर क्या होता है, तो आपको कहेंगे कि भैया ये तो वेल डिफाइंड नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये सेट नहीं है। ठीक, देखिए ये सवाल ये बड़े छोटे हैं, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आप डेवलप कर लेंगे तभी आपको आगे मजा आने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर पे आते हैं, क्या कह रहा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब वही बात मैंने बोला ना आपसे, मोस्ट टैलेंटेड, बेस्ट वर्ड आ जाए, टॉप वर्ड आ जाए, ये बड़ी दिक्कत वाली डिफिनेशन होती है यार। तुम बताओ, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, अब बताओ तुम 11 बेस्ट लोगों को रखना है जो क्रिकेट खेलते हैं वर्ल्ड के, क्या लगता है पर्सन बाय पर्सन वेरी नहीं करेगा ये, बताओ। आपके चहेते प्लेयर, मेरे चहेते प्लेयर, आपके पड़ोसी के चहेते प्लेयर, सब एक ही होगा क्या एकदम? आप कहेंगे नहीं सर ऐसा तो नहीं होता है, ये भी चॉइस पे डिपेंड करेगा। तो अगेन लिखिएगा क्या बेटा कि द डेफिनेशन ऑफ बीइंग बेस्ट इज नॉट क्लियर। भाई अगर ये कहते, ध्यान समझिएगा, यहीं पे अगर ये कहता
कि द कलेक्शन ऑफ बैट्समैन हैविंग मोर देन 50 सेंचुरीज, मोर देन 30 सेंचुरीज, एक डेटा के साथ देता कि भैया इससे पार वाले बैट्समैन का कलेक्शन है ना, या ये माइलस्टोन अचीव कर चुके बैट्समैन का कलेक्शन, तब कहते कि हाँ इसमें ये आएंगे। भाई स्टैट्स है ना आपके सामने, आप कह देंगे हाँ जी सर ये लोग आएंगे, ये लोग नहीं आएंगे क्योंकि ये लोग नहीं अचीव कर पाए अभी तक या करने वाले होंगे। समझ पा रहे मेरी बात को? लेकिन बेस्ट होने की क्या डिफिनेशन है भैया? आप कहेंगे हाँ ये भी तो क्लियर नहीं है, तो फिर वही काम लिखना है क्या, सिंस द डिफिनेशन ऑफ बीइंग द बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इज नॉट क्लियर, हेंस दिस कैन नॉट बी अ सेट, दिस कलेक्शन इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, हेंस इट कैन नॉट बी अ सेट। समझ में आई मेरी बात? बिल्कुल समझ में आ गई। आप कह देंगे हाँ जी सर समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, तब तक आप टेक अ पॉज और आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। चलिए अब नेक्स्ट सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब देखिए क्या हुआ, यहां पे ना इन्होंने जगह को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि बस इतने ही दूर में बताओ, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आपके क्लास में जो सारे लड़के हैं, सारे बॉयज हैं, उनका कलेक्शन आप बताओ, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा कि नहीं होगा? भैया कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपका जो क्लास हो चुका है, बन चुका है, सिर्फ उसमें बताइए कौन कौन है और कौन नहीं है। क्या ये क्लियरली आप बता पाएंगे? आप मुझे बताइए साथी। जैसे मान के चलिए हम किसी लड़के का नाम ले रहे हैं अभिनव, तो आप श्योरली बता पाएंगे कि अभिनव आपकी क्लास में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? आप हाँ जी सर बिल्कुल बता देंगे। एक प्यारे बच्चे का नाम ले लिया मैंने हेमंत, आप श्योरली बता पाएंगे कि हेमंत आपकी क्लास में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? आप कहेंगे हाँ जी सर हम तो इसमें श्योर हैं क्योंकि मैं जानता हूं मेरी क्लास का कौन कौन लड़का है कौन नहीं है मेरी क्लास का। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि भैया ये जो कलेक्शन है, ये जो कलेक्शन है बिल्कुल से होगा क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन। कौन सा कलेक्शन होगा बेटा? वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। और वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही क्या कहते हैं हम? सेट कहते हैं, यानी कि ये वाला कलेक्शन सेट होगा। तो क्या लिखेंगे सर इसके अंदर, कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे कि सिंस वी आर श्योर अबाउट विच बॉय बिलोंग्स टू माई क्लास or which boy does not belong to my class. We are sure about it. Hence, the collection of all boys in my class is a well-defined collection and hence it is a set. ऐसा लिख देंगे आप। क्लियर हो गया बेटा? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 5वां? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। याद करिए नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन आपने देखा है? नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ये तो ऑल नेचुरल नंबर्स हो गए, ये तो ऑल नेचुरल नंबर्स हो गए। लेकिन बोल रहा है नहीं, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 की बात कर रहा है। तो एक काम करते हैं, मान के चलिए इसका कलेक्शन लिखने चलते हैं, ये कलेक्शन लिखने चलते हैं। तो बताइए इस कलेक्शन को आप कैसे लिखेंगे? सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं 100 से कम वाले, लिख दिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कहाँ तक बेटा जी? 99 तक। 100 से कम वाले सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं। अब अगर ये कलेक्शन एक तैयार हो गया तो आप मुझे बताइए क्या इतने दूर में आप श्योर नहीं है कि कौन सा नेचुरल नंबर इस कलेक्शन में आएगा और कौन सा नहीं आएगा? अभी मैं कह दूं कि क्या बेटा 49 इसमें आएगा? आप कहेंगे हाँ जी सर आता है, मुझे पता है 1 से 99 के बीच में कहीं 49 आएगा। अगर मैं कह दूं 105 तो आप श्योर नहीं है कि इसमें आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी सर हम तो जानते हैं, श्योर हैं हम कि नहीं आएगा इसमें। तो चाहे आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, श्योरली बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो? ये तो एकदम क्लियर है कि कौन इसमें है कौन नहीं है, कहीं एम्बिगिटी तो नहीं है, कोई ऐसी तो दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहेंगे हाँ जी सर एकदम ठीक बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कलेक्शन कैसा हो गया? वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। लिखेंगे क्या? तो सुनिए क्या, सिंस ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 या लेस देन 100 यहां बोलना है बेटा, फ्रॉम 1 up to 99 we are very clear which element will be part of this collection and which element will not be the part of this collection, and hence this collection is well defined
एंड वी कैन से दैट इट इज अ सेट, इतना बोल देंगे। चलिए बिल्कुल 6 नंबर पे आते हैं। क्या कह रहा है, क्या, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय द ग्रेट राइटर, आई वुड से मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहां पे उन्होंने क्या बोल दिया कि हम सारे नॉवेल्स को कलेक्ट कर रहे हैं, उनका कलेक्शन बना रहे हैं, और उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह रिस्ट्रिक्ट कर दी कि हम सिर्फ इन्हीं राइटर द्वारा लिखे गए नॉवेल्स का कलेक्शन बना रहे हैं। तो एक बात बताओ, कोई पर्टिकुलर राइटर अपने पूरे जीवन काल में कितनी किताबें लिख के गए हैं, ये तो पता है ना भाई, ये तो कंफर्म है ना कि ये इनके द्वारा लिखी गई है और ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो बताइए, राइटर मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा जितने भी नॉवेल्स लिखे गए हैं वो तो एकदम क्लियर है ना कि हाँ ये इन्होंने लिखा है, ये इन्होंने नहीं लिखा है। तो आप मुझे बताइए, अगर किसी भी नॉवेल का मैं नाम बोलूंगा तो क्या आप श्योरली बता पाएंगे कि वो इन राइटर द्वारा लिखा गया कि नहीं? आप कहें हाँ जी सर बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। अगर आप इनके बारे में पढ़े हैं और इनके नॉवेल्स को जानते हैं तो आप बिल्कुल बता लेंगे। तो इसका मतलब बताइए, वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? आप में हाँ जी सर, किसी पर्टिकुलर राइटर द्वारा लिखे गए सारे नॉवेल्स का कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे क्या कि सिंस द नॉवेल्स रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद जी आर लिमिटेड और फिक्स्ड, कि भैया ये इन्होंने लिखी हुई है। इसका मतलब वी आर वेरी श्योर अबाउट दिस फैक्ट दैट विच नॉवेल इज रिटन बाय सर मुंशी प्रेमचंद एंड विच नॉवेल इज नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद जी। हेंस दिस कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड वी कैन से दैट इट इज अ सेट। क्लियर हो गया इतना? ऐसे बोलेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अच्छा, आप इवन इंटीजर जानते हैं कौन होते हैं? कौन से इंटीजर्स इवन होते हैं? चलिए जल्दी से बताइएगा। अच्छा बताओ, इंटीजर्स इंटीजर्स का कलेक्शन कौन होता है? आप बोलेंगे सर हम बताते हैं, एक होता है 0, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी जाता है। इधर आता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी जाता है। ऐसे पूरा इंटीजर्स का कलेक्शन होता है। उन सब में इवन कौन होता है? इवन, देखिए इवन इंटीजर वे इंटीजर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि एक तो 0 2 से डिविजिबल है, 2 2 से डिविजिबल है, -2 2 से डिविजिबल है। यानी कि बिल्कुल अगर इस कलेक्शन को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक तो 0 आएगा, एक आएगा +-2, एक आएगा +-4 +-6 एंड सो ऑन, इस तरीके से जाएगा। तो बताओ आप सभी, इवन इंटीजर्स कौन कौन से हैं? सारे इवन इंटीजर क्लियर हैं कि नहीं है कि हाँ भैया मुझे पता है ये इंटीजर इवन होता है और ये इंटीजर इवन नहीं होता है। जितने भी इंटीजर्स की लिस्ट में 2 से डिविजिबल वाले नंबर हैं वो सब इवन इंटीजर होंगे। तो बताइए ये कलेक्शन सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट कंटेन करेगा, चॉइस पे डिपेंड है कि भैया हाँ फैक्ट है ये कि इवन यही होते हैं। आप कहेंगे सर ये तो फैक्ट है कि इवन यही वाले होंगे, तो ये कलेक्शन सेट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लिख लीजिएगा अपने शब्दों में। चलिए मैं थोड़ा हिंट भी कर देता हूँ आपको। आप लिखिएगा क्या कि सिंस इंटीजर्स आर ऑफ ओनली 2 टाइप्स, इवन एंड ऑड, एंड we are very sure that which integer is even and which integer is not even, hence this collection is well defined collection, hence it is a set। बात खत्म। चलिए आसान है लिखना। लिखा हुआ है 8th क्वेश्चन में, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आने वाले सवालों का कलेक्शन। अब देखो तुम्हारा एक चैप्टर छोटा सा है, उस चैप्टर में कितने सवाल आ रहे हैं ये भी तो फिक्स है ना। जैसे अगर मैं अभी कोई सवाल बोलूं तो तुम ये बता सकते हो ना कि कौन सा सवाल सेट चैप्टर से है कौन सा नहीं है। तो इसका मतलब एकदम क्लियर है कि हाँ भैया ये सवाल चैप्टर फर्स्ट का था, हमने देखा था यहाँ, और ये चैप्टर फर्स्ट में नहीं है। तो बिल्कुल ये वाले सेट को क्या बोलेंगे आप? कलेक्शन। इस वाले कलेक्शन को क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अच्छा 9th देखते हैं, 9th नंबर क्या बोल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड।
अब आप मुझे बताइए ये मोस्ट डेंजरस होने की क्या डिफिनीशन है? मोस्ट डेंजरस होने की कोई कहेगा सर हम जानते हैं मोस्ट डेंजरस होने की डिफिनीशन क्या है मोस्ट डेंजरस होने की डिफिनीशन? सर इसमें ना डॉग नहीं आएगा। डॉग तो हम लोग घरों में पेट बना के रखते हैं ना, पालतू कुत्ता होता है हमारा। इसका मतलब ये डेंजरस कहाँ हो गया? जिस दिन पकड़ लेगा ना उस दिन समझ में आएगा कि डेंजरस में आता है कि नहीं आता है। समझ में आया ना? अच्छा, उसी तरह कोई कहे कि भैया डेंजरस तो बड़ी खतरनाक हाथी होती है, भाई किसी को पा जाएगी तो कुचल के रख देगी, डेंजरस होती है। तो यार हाथी आप देखे होंगे कई बार, भाई शादी विवाह में देखे होंगे। अच्छा आजकल एग्जाम्पल भी मुझे शादी विवाह के ही आते हैं, अब समझिएगा। तो शादी विवाह में आपने देखा होगा कि भैया हाथी आई, उसको लड्डू खिलाया गया, उसको तरह तरह की चीज़ें खिलाई गई, फल खिलाया गया, उसका पूजन किया गया। सबके भीड़ के बीच में ही तो रहती है, हाथी कुछ नहीं करती। लेकिन वैसे अगर हाथी मतवाली हो जाए तब बताओ भैया, हाथी मतवाला हो जाएगा तो क्या करेगा? दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे डेंजरस कौन है समझ ही नहीं आता इस दुनिया में, है ना? आपके साथ ही रहने वाले लोग कब आस्तीन के सांप हो जाएंगे पता चलेगा आपको? कब डेंजरस हो जाएंगे वो एकदम नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है कि द डिफिनीशन ऑफ बीइंग मोस्ट डेंजरस एनिमल इज नॉट क्लियर। भैया कौन सा एनिमल डेंजरस होगा और कौन सा नहीं होगा ये नहीं पता कर पाएंगे हम, है ना? नहीं समझ में आएगा, समय के साथ समझ में आता है। इसका मतलब कि द डिफिनीशन ऑफ बीइंग मोस्ट डेंजरस एनिमल इज नॉट क्लियर, हेंस दिस कलेक्शन इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट कैन नॉट बी अ सेट। याद रखिएगा ये सेट नहीं हो सकता। क्लियर हो गया इतना? चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट के सारे सब पार्ट क्लियर हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कहता है? सेट नंबर ए है, सेट का नाम है ए बेटा, सेट का नाम है ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है लेट सेट ए इक्वल्स। कौन कौन है इसमें बेटा? देखिए खूब अच्छे से मेंबर्स को पहचानिए। एक तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ना इससे आगे है ना इससे कोई पीछे है, नेचुरल नंबर्स हैं ये 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, कह रहा है कि इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। याद है आपको ये सिंबल क्या होता था? आप इसको, वैसे तो ये एप्सिलॉन है बेटा, लेकिन आप इसको पढ़ते हैं सेट थ्योरी में बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं बेटा? बिलोंग्स टू। और इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब यहाँ वाला मेंबर, पहले लिखा हुआ मेंबर इस वाले सेट में बिलोंग करता है, तब जाके ये इस्तेमाल करते हैं। और वही अगर नहीं बिलोंग करता है तो आप ऐसे बना देते हैं, डज नॉट बिलोंग टू बना देते हैं। वही आपको काम यहाँ पे करना है। एक एलिमेंट लिखा है 5, सेट का नाम लिखा है ए, ये वही वाला ए है जो यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए। और आपको बताना है कि 5 बिलोंग्स टू ए भराएगा या 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग टू ए भराएगा। क्या आएगा बताओ? 5 दिख रहा है कहीं सेट ए में? हाँ जी सर दिख रहा है, ये तो बिलोंग्स टू होना चाहिए, भर दो बिलोंग्स टू। सर 8 तो कहीं नहीं दिख रहा है इसमें, 6 तक ही है ना, तो आप 8 के लिए भर दीजिए डज नॉट बिलोंग टू। कर लेंगे ऐसा? नहीं कर लेंगे बताओ? आप कहेंगे 0। सर 0 कहाँ है इसमें? 0 थोड़े है, ये तो 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, इसका मतलब 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। क्लियर हो गया दोस्त? चलेंगे 4 और ए। बताइए 4 इसमें दिख रहा है कहीं? सर यही तो दिख रहा है। बताइए बिलोंग्स टू होगा या डज नॉट बिलोंग टू होगा? अरे सर बिलोंग्स टू होगा। 2 के साथ क्या होगा? सर 2 दिख रहा है, बिलोंग्स टू। 10 क्या होगा बताओ? 10 कहीं दिख रहा है इसमें? कहीं 10 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर, कोई बात नहीं, डज नॉट बिलोंग टू लगा देते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। सर ये कौन सा फॉर्म में लिखा है? तो आपने 2 फॉर्म पढ़े थे, कौन कौन सा फॉर्म पढ़ा था बताइएगा? कौन कौन सा फॉर्म पढ़ा था? एक तो पढ़ा था आपने रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म पढ़ा था? रोस्टर फॉर्म। क्या होता था रोस्टर फॉर्म में? सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करते थे, लिखते थे, कॉमा लगा लगा के अलग कर देते थे, ब्रेसेस में बंद कर देते थे। दूसरा होता था सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता था भाई? सेट बिल्डर फॉर्म में हम किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली लिखते नहीं थे, उनकी सबकी जगह एक सिंगल वेरिएबल इस्तेमाल करते थे और फिर बता देते थे कि वो वेरिएबल क्या है, यानी वो सारे नंबर्स या सिंबल्स में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा
कोई भी एलिमेंट डायरेक्टली नहीं लिखा है, तुमको पता है नहीं है इसमें कौन आता है कौन नहीं आता है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। क्या पढ़ना पड़ेगा, कह रहा है क्या, इसको क्या पढ़ते हैं, दिस सेट ऑफ ऑल दोज एक्स, यानी उन सारे x का सेट बनाना है सच दैट, जो कि x है, क्या है भैया, x क्या है, x है एक इंटीजर। अच्छा इंटीजर, इंटीजर तो जानते हैं हम सर, ठीक है जानते हो तो बताओ, x इंटीजर है और साथ साथ शर्त है कि भैया x, देखिए जब भी ऐसे लिखा रहा है बेटा ना, दो दो एक ही में, इसको कहते हैं डबल इनइक्वालिटी। आप क्लास 11th में ही जब लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ाया जाएगा। फिलहाल याद रखिएगा, ऐसो को पढ़ने के लिए बीच से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सीधा यहां से पढ़िए, x इज ग्रेटर देन, देखो जिसकी तरफ ये मुंह खुला रहेगा ना, देखो मुंह खुला रहेगा ना वो बड़ा रहता है, और जिसको नुकीला से ऐसे चुभ रहा होता है वो छोटा होता है। बीच से पढ़ना स्टार्ट करिए, x इज ग्रेटर देन, x है बड़ा है, x की तरफ मुंह खुला है, x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7। तो आप मुझे बताइए वो कौन से इंटीजर हैं जो -3 से बड़े होते हैं और 7 से छोटे होते हैं। इंटीजर की लिस्ट याद है आपको, बताइए -3 से बड़े इंटीजर और 7 से छोटे इंटीजर। आप कह देंगे मुझे याद है, सेटे में आएंगे कौन कौन, -3 से बड़ा इंटीजर कौन होगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अरे सर रुक जाइए, 7 से छोटा ही रखना है, यहीं तक रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म, इसका भी सेंस वही आ रहा है, इसका भी सेंस वही है, इसमें सारे एलिमेंट्स लिस्टिंग हुई है, इसका मतलब ये रोस्टर फॉर्म है। ठीक है बात, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बी क्या कह रहा है बेटा, सेट बी क्या कह रहा है, the set of all those x such that x is a natural number less than 6। बताइए उन सारे x का कलेक्शन बनाना है जो x है एक नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की लिस्ट जानते हैं हम लोग, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ये कह रहा है 6 से कम ही रखना है, ठीक है बना लीजिए खटाक से एकदम, लिखिए 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स का सेट बनाइए, 1 2 3 4 5, 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स का सेट बन गया, हो गया रोस्टर फॉर्म इसका। चलिए सी नंबर करते हैं, क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स, उन सारे एक्स का ये कलेक्शन है सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। एक्स कितने डिजिट का नेचुरल नंबर बेटा, 2 डिजिट का। कहां से शुरू होता है 2 डिजिट का नेचुरल नंबर, 10 से। कहां पे खत्म होता है, 99 पे। कह रहा है सच दैट, इस तरह से कि सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी कि इसमें वो सारे x रखने हैं जो x 2 डिजिट का नंबर हो, यानी वो सारे 2 डिजिट के नंबर रखने हैं जिनका ध्यान से देखिएगा, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, उनके डिजिट, डिजिट समझते हो ना, डिजिट हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में कितने डिजिट हैं, 10 डिजिट हैं, एक है 0 और एक है फिर 1 और ऐसे लेके 9 तक, तो 1 से लेके 9 तक 9 हो गए और एक 0, 10 डिजिट होते हैं हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में, तो वो डिजिट होते हैं। और डिजिट्स का ग्रुप न्यूमेरल बनता है, न्यूमेरल से नंबर बनता है। देखिएगा ध्यान से, आपको क्या कह रहा है भैया कि आपको ऐसे 2 डिजिट के नेचुरल नंबर लिखने हैं जिनके डिजिट का सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो चलो कहां से शुरू होता है 2 डिजिट का नंबर, 10 से। 10 में 1 और 0 आता है, जोड़ो तो कितना हुआ 1, ना 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 ये नहीं चलेगा, जोड़ के क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो पहले ही 0 के साथ 8 आएगा, लेकिन 0 के साथ 8 2 डिजिट का हुआ नहीं, 0 के साथ 8 2 डिजिट का तो हुआ नहीं। तो चलिए सेट सी लिख लेते हैं, 1 के साथ शुरू करते हैं, तो बताइए 1 के साथ 7 आएगा तभी ना, 1 और 7 8 होगा, जोड़ के 8 आएगा 2 डिजिट का, 2 डिजिट का नंबर, सम ऑफ डिजिट 8 आ गया सर 17। चलिए 2 शुरू करते हैं, 2 के साथ 6 लेना पड़ेगा क्योंकि 2 और 6 कितना होता है, 8 होता है, 2 के साथ 6 लेना पड़ेगा। 3 के साथ क्या लेना पड़ेगा, आप कहेंगे 5। 4 के साथ क्या लेना पड़ेगा, आप कहेंगे 4 क्योंकि जोड़ के 8 बनाना है, डिजिट्स का सम कितना बनाना है, 8 बनाना है। 5 के साथ 3, 6 के साथ 2, 7 के साथ 1, 8 के साथ 0 भी आएगा। 0 के साथ 8 नहीं ले रहे थे, क्यों, क्योंकि 0 पहले लिख देंगे 8 बाद में लिखेंगे तो फिर वो 2 डिजिट का नंबर ही नहीं हुआ, लेकिन 8 0 लिखेंगे बेटा, 9 समथिंग नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर 9 प्लस समथिंग अगर 0 भी कम से कम जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 8 ही चाहिए था आपको। इस तरीके से ये सेट बनेगा सी। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं बेटा। थर्ड के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सेट का नाम D है, इट कंटेन्स ऑल दोज एक्स सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब बताओ, एक नंबर है 60, इसके सारे डिवाइजर्स कौन कौन है जरा बताना। 60 के डिवाइजर्स बताना। 60 के डिवाइजर कौन कौन करता है, कौन कौन काटता है 60 को। 60 के डिवाइजर्स बताने हैं, मल्टीपल नहीं, डिवाइजर्स, फैक्टर्स जिनको कहते हैं। 60 के फैक्टर्स कौन कौन होंगे सर? 1 से कटेगा सर, 2 से, अभी मैं प्राइम की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं ऑल डिवाइजर्स की बात कर रहा हूं। 2 से सर, 3 से भी कटेगा सर, ये तो 4 से भी कटेगा भैया। 1 से 60 बार में, 2 से 30 बार में, 3 से 20 बार में, 4 से 15 बार में। 5 से भी कटेगा, कितनी बार में? 12 बार में। 5 से 6 से कटेगा सर, ये तो सबसे कट रहा है सर, सारे नेचुरल नंबर से कटेगा। रुको जरा, सब्र करो। 6 के बाद 7 से कटेगा क्या? ये नहीं, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, सीधे किससे कटेगा बेटा? 10 से। 10 के बाद 11 के बाद 12 से कट जाएगा, है ना। 12 के बाद फिर बताओ, जल्दी से बताओ, 12 से। 12 के बाद 15 से कट जाएगा। 15 के बाद किससे कटेगा? 20 से। 20 के बाद किससे कट जाएगा जल्दी से बताओ। तो आप कहेंगे सर जी अब इसके बाद 30 से कटेगा, 30 के बाद सीधे 60 से कटेगा। ठीक बात है इतना? आप कहेंगे हाँ जी सर एकदम ठीक बात है। अब बताओ इतने में पूरे में प्राइम कौन कौन है, खोजो तो जरा, प्राइम कौन कौन है। ये प्राइम दिखा, ये प्राइम दिखा, यहाँ प्राइम दिख रहा है, और कोई है प्राइम? सर नहीं, ये प्राइम नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कोई प्राइम नहीं है आगे इसके। 1 तो जानते ही हो, ना तो प्राइम होता है ना तो कॉम्पोजिट। तो अगर सेट डी में लिखना है द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, तो ये सारे हैं डिवाइजर ऑफ 60, और इन सभी में प्राइम कौन है? 2, 3 और 5। तो यानी कि सेट डी को जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भैया? अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 2, 3 एंड 5। इस तरीके से सेट डी तैयार होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट 5th नंबर पे सेट का नाम ई है, कह रहा द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। अरे भाई साहब, ये ऐसी ब्रांच भाई साहब मजा आ जाता है ना। आगे पढ़ेंगे इसको, अभी रहने देते हैं, पहले इसको वर्ड की तरह देखिए। वर्ड, तो इस वर्ड में लेटर्स कितने इस्तेमाल हुए हैं? ये सारे लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं। इन सारे लेटर्स का, ऑल लेटर्स का सेट बनाना है, सेट। तो चलिए शुरू करते हैं, सेट बनाइए। सबसे पहला लेटर क्या दिख रहा है? आपके सर जी टी दिख रहा है, आपने सेट के अंदर टी लिख लिया। फिर क्या दिख रहा है? आर, आपने आर लिख लिया। फिर क्या दिख रहा है? आई, आपने आई लिखा। जी लिखा। ओ लिख दिया। फिर क्या? एन, ठीक है, एन लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा जी? आपने कहा एन लिख दिया। उसके बाद अगेन आ गया ओ। अब आप बताइए, ओ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्या एक और बार लिखेंगे क्या? हम तो सेट ना बना रहे हैं, सेट के अंदर क्या लेटर्स रिपीट होंगे? कोई भी एलिमेंट रिपीट होगा? नहीं सर, नहीं होना चाहिए, नहीं लिखेंगे। एम इसके पहले कभी नहीं लिखे हैं, एम लिखेंगे। ई लिखे हैं इसके पहले? नहीं सर, लिख लो कोई बात नहीं। उसके बाद टी लिख चुके हैं ऑलरेडी, सबसे पहला ही लेटर लिखा था। आर लिख चुके हैं। वाई अभी तक तो नहीं लिखे हैं, तो इसको लिख लीजिए। इस तरीके से ये वो लेटर्स हैं जिनसे मिलकर ट्रिगोनोमेट्री बनता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। एफ नंबर सेट क्या कह रहा है? सेट का नाम एफ है, कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ट्रिगोनोमेट्री की तरह ये भी है, कर लेते हैं चलिए। तो एफ इक्वल्स क्या होगा भैया? इस वर्ड में लेटर कौन कौन से हैं? आप कहेंगे सबसे पहले तो बी आ रहा है, फिर कौन है? ई है, फिर टी 2 बार इस्तेमाल हुआ है, आप एक ही बार लिखिए। ई ऑलरेडी लिख चुके हैं, और आर लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अभी आपने देखा पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में आपसे सेट बिल्डर फॉर्म देके रोस्टर फॉर्म में कन्वर्जन कराया गया। अभी क्या बोल रहा है कि भैया ऑलरेडी ये रोस्टर फॉर्म है, इसको किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आइए देखते हैं। तो एक बात बताओ, सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो सर जी जो एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स की हम कुछ कॉमन प्रॉपर्टी सोचते हैं। क्या सोचते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी, माने कुछ ऐसी खास बात उन सभी एलिमेंट्स में नोटिस कीजिए
जो सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, बाकी उसके बाहर किसी के पास वो खूबी, वो खासियत नहीं है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है भैया। इसमें कह रहा है पहला एलिमेंट है 3, 6, 9, 12। अरे कुछ पढ़ के समझ में आ रहा है? बचपन में पढ़ा करते 3 1 जा 3, 3 2 जा 3। पढ़ते कि नहीं पढ़ते थे बचपन में? आपके हाँ जी सर पढ़ते थे। आपको लगा सर ये तो 3 के पहाड़े चल रहे हैं। 3 के क्या चल रहे हैं? पहाड़े चल रहे हैं। लेकिन सर पहाड़े तो फिर बहुत आगे तक जाते हैं, ये तो 12 तक ही है, तो हम भी कह देंगे कि 12 तक ही लेना है। इसका मतलब, इसको समझिएगा, इन सारे एलिमेंट के लिए एक सिंगल वेरिएबल इस्तेमाल कीजिए। आप कहेंगे सर जी एक्स इस्तेमाल कर लिया, सच दैट का सिंबल भी लगा दिया, ठीक है। यानी कि द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स, उन सारे एक्स का सेट जो है, कौन सेट है, कौन से एक्स हैं, ये कौन से एक्स हैं? तो आप कहेंगे सर जी ये एक्स 3 गुणा n है, यानी 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के पहाड़े हैं। लेकिन ये जो 3 1 जा 3 हुआ है, 3 2 जा 6 भी हुआ है, 3 3 जा 9 भी हुआ है, 3 4 जा 12 भी हुआ है, बस n यहीं तक है। n की वैल्यू 1 2 3 4 रहेगी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, बस यहीं तक रहेगी। इसका मतलब आप इसको बता दीजिए कि भैया हम वो सारे x कंटेन कर रहे हैं जो x 3 के मल्टीपल हैं, और ये जो n है इसमें, ये नेचुरल नंबर है। n क्या है बेटा? n क्या है बेटा? नेचुरल नंबर है। एंड बता दीजिए क्या कि n इज लेस देन और इक्वल टू 4। हम 4 गुना तक ही जा रहे हैं बस। आई बात समझ में? क्लियर हो गया बस। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, बेटा सेट बिल्डर फॉर्म ना एकदम से यूनिक नहीं होता। एकदम से यूनिक नहीं होता मतलब कोई चाहे सर इतना सिंबल लगा दिए, हमको तो ये सबसे डर लगता है सर। हम तो चाह रहे हैं कि सर कुछ फ्रेज में, कुछ वर्ड में, कुछ सेंटेंसेज में बोल देते तो समझ में आ जाता। कोई बात नहीं, आराम से लिख लेते बेटा। क्या? द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 अप टू 12, अप टू 12। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई नंबर नहीं कटेगा। सेंस तो आ गया ना कि हाँ भैया उन सारे एक्स का कलेक्शन बनाना है जो एक्स हैं 3 के मल्टीपल, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12, कहाँ तक? सिर्फ अप टू 12, सिर्फ 12 तक। हो गया, ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी लिख सकते हैं बेटा। ये लिखने पे थोड़ा लगता है कि हाँ ज्ञान ज्यादा है, बह रहा है ज्ञान, ठीक है। आइए देखिए, ये ध्यान समझिए, इसमें क्या लिख रहा है बेटा? कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढिए। सर 2 है, 4 है, अच्छा पहाड़ा चल रहा है क्या सर? लेकिन 6 तो गायब हो गया, पहाड़े वाली बात नहीं हो पाई। इसका मतलब तब क्या है? ध्यान से देखेंगे सर जी, तब क्या है ये, तब क्या है ये, तो आप खुद देखेंगे। 2 की 1 पावर है। 4 कब आता है? जब 2 की 2 पावर लग जाती है। 8 कब आता है? जब 2 की 3 पावर चढ़ जाती है। 16 कब आता है? जब 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 हो जाता है। एंड 32 कम्स व्हेन 2 रेज टू द पावर ऑफ 5। आई बात समझ में? इसका मतलब ये सारे ही 2 की कोई ना कोई पावर हैं। और कितनी पावर? जैसे नहीं देख रहे हो बेटा, यहाँ पे 3 के सारे मल्टीपल हैं, वैसे यहाँ पे 2 की पावर्स हैं। यानी कितनी पावर तक है? 1 2 3 4 5 पावर तक गई है। तो आप इसको कह सकते हैं क्या कि भैया इसमें तो वो सारे x आ रहे हैं जो x हैं, क्या हैं? 2 की कोई पावर है ना। और ये पावर देखिए कहाँ तक गया है? 1 2 3 4 5। बेस तो ठीक है, 2 ही है। तो आप कहेंगे वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या कहेंगे कि n इज लेस देन और इक्वल टू कितना, कहाँ तक गया है पावर? 5 तक गया है। आई बात समझ में? हाँ सर एकदम समझ में आ गई। सिमिलरली इसमें नोटिस कीजिए, सर पिछले वाले सवाल के हिसाब से हम जान गए इसको। 5 पावर 1 है, 5 पावर 2 है, 5 पावर 3 है, 5 पावर 4 है। आई बात समझ में? यानी कि इसको आप क्लियरली लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट x इक्वल्स 5 रेज टू द पावर ऑफ n। समझ में आई मेरी बात? n के बारे में थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा एलोबोरेट कर दीजिए। कहेंगे वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज कहाँ तक गया बेटा? कौन सी पावर तक? 4 तक। तो आप देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ ना, सेट बिल्डर फॉर्म यूनिक नहीं होता। मेरा मन, हम लिखेंगे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4, ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 से शुरू होकर 4 तक गया है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। या फिर पहले से आप नेचुरल नंबर बता चुके हैं तो सिर्फ ऐसा लिख सकते हैं n इज लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा n लेस देन 5 लिख सकते हैं, 5 से छोटा नेचुरल नंबर। आपकी मर्जी है साहब, देख लीजिएगा आप क्या करना है आपको। बताइए यहाँ पे है सर पहाड़ा चल रहा है ना, पावर नहीं है ये। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
ये तो मल्टीपल चल रहे हैं, जैसे 3 के चल रहे थे यहाँ पे, लेकिन ये एंड सो ऑन गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सर ये चलता जा रहा है। फॉर n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर, ये तो 2 टाइम्स n है। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6। आप कहेंगे हाँ जी सर, द सेट ऑफ ऑल दोज सच दैट x इक्वल्स 2 टाइम्स n, और यहाँ पे n खत्म नहीं हो रहा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस छोड़ दीजिए। यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन मत लगाइएगा, n कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए था, कहाँ नहीं। ठीक है, चलिए ये क्या है बेटा बताओ? 149। चलो तुम्हारे लिए जरा 10 सेकंड सोचो, जल्दी से बताओ, जल्दी से एकदम से। 149 ऐसे करके गया है सर। 1 के बाद ना 4 आया है, 3 जुट रहा है सर ना। 4 के बाद 9 आया है, 5। अब ऐसे थोड़े होगा भाई, कुछ ऐसा सोचो ना जो सब पे अप्लाई हो जाए। कॉमन प्रॉपर्टी कोई ऐसा सोचो, कॉमन प्रॉपर्टी सोचो। क्या लग रहा है, क्या कॉमन प्रॉपर्टी है बताओ? सारे सवालों में ऑलमोस्ट नेचुरल नंबर यूज हुआ है ना? ऑलमोस्ट का सब में नेचुरल नंबर यूज हुआ है। कोई लग रहा है दिमाग नेचुरल नंबर का ये करके बताओ, क्या लग रहा है? 1 क्या होता है? किस नेचुरल, अच्छा देखो ना, थोड़ा सा ध्यान से देखो यार, ये पहले ही नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ये दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। दूसरा कौन नेचुरल नंबर होता है? 2 होता है। तीसरा नेचुरल नंबर कौन होता है? 3 होता है, उसका ये स्क्वायर है। और ऐसे कर करके ये कहाँ तक गया है? 100 तक गया है। यानी ये परफेक्ट स्क्वायर्स की लिस्ट है। कहाँ तक? तो 100 तक के परफेक्ट स्क्वायर, यानी 10 के परफेक्ट स्क्वायर तक। इसका मतलब इसको कैसे लिखना चाहेंगे? द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट क्या x इक्वल्स n के स्क्वायर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स है। तो x इक्वल्स n स्क्वायर वेयर, या ऐसे लिखेंगे बेटा वेयर, ऐसे लिख दीजिए वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन बेटा n इज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक बात है। चलिए इस तरीके से वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अच्छा ये बताओ कौन से फॉर्म में सारे एलिमेंट की लिस्टिंग होती है? कौन से फॉर्म में? पढ़े थे ना 2 फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। कौन से फॉर्म में लिस्टिंग होती है सारे एलिमेंट की? आप कहेंगे सर जी रोस्टर फॉर्म में होती है। यानी कि ये ऑलरेडी सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, हमको कौन से फॉर्म में करना है इसको? रोस्टर फॉर्म में करना। क्या है कह रहा है? द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स, उन सारे एक्स का कलेक्शन जो है x, क्या है? x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स में कौन कौन ऑड होते हैं बताना भैया? नेचुरल नंबर्स में कौन कौन ऑड होते हैं? आप कहेंगे सर जानते हैं नेचुरल नंबर में कौन कौन ऑड होते हैं, पहला वाला ये ऑड होता है, फिर 1 के बाद कौन आता है? 3, 5, ये सारे ऑड होते हैं ना बेटा। नॉट डिविजिबल बाई 2, ऑड नंबर क्या होता है? नॉट डिविजिबल बाई 2, ऑड नेचुरल नंबर बताना था। अच्छा सर ये खत्म ही नहीं होगा ये तो सर। अब खत्म नहीं होगा तो उसके लिए मैंने तरीका बताया था, कितने डॉट्स पुट करने हैं? 3 डॉट्स लगा दीजिए। यहाँ पे कोई लोग फिर बाद में इन्फिनिटी भी लिखते हैं, कोई बात नहीं, रहने दीजिएगा। समझ में आ रही मेरी बात? चलो ए हो गया। बी नंबर देखिएगा क्या कह रहा है? कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या होगा बेटा? इंटीजर होगा। कहाँ से कहाँ के बीच में? -12 से लेके 9/2। अच्छा एक बात बताओ, -12 तो तुम समझ पा रहे होगे, 9/2 मतलब कितना? 4.5, -12 का मतलब -0.5, यही ना? इंटीजर की लिस्ट जानते हो? इंटीजर की लिस्ट यहाँ बताओ, इंटीजर की लिस्ट बताओ खटैक से, इंटीजर की लिस्ट बताओ। हाँ जी सर, बीच में 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे करके, फिर इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट ऐसे करके। -12 से बड़ा रखना है, बड़ा रखना है। यानी कि -1 तो इससे भी छोटा हो गया, इससे तो बड़ा ही रखना है। -12 यहीं कहीं आएगा बीच में, 0 और -1 के बीच में। और -12 तो इंटीजर होता भी नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, -12 नंबर तो होता है, उससे बड़ा इंटीजर चाहिए, बड़ा चाहिए। इधर की तरफ मुंह खुला हुआ है तो बड़ा चाहिए, मतलब -12 से बड़ा तो फिर 0 हो जाएगा। और 4.5 से छोटा चाहिए, तो 4 और पाई के बीच में कहीं 4.5 है कहीं यहीं पे। उससे छोटा इंटीजर चाहिए, तो उससे छोटा इंटीजर में 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। और दोनों को खुश करने के लिए कहाँ से कहाँ के बीच में नंबर लेंगे, कहाँ से कहाँ के बीच में इंटीजर लेंगे? 0 से 4 तक के इंटीजर्स लेंगे। चलिए यानी कि सेट बी में हो जाएगा 0 1 2 3 4 हो जाएगा। हाँ जी सर हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ सेट सी में क्या है? द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स एक इंटीजर होना चाहिए और उस एक्स का स्क्वायर
4 के बराबर हो जाए और नहीं तो कम ही रहे, ऐसे वाले इंटीजर लेने हैं। तुम बताओ इंटीजर्स की लिस्ट बताओ, चलो इंटीजर्स की लिस्ट बताओ, इंटीजर्स की लिस्ट बताओ, इंटीजर्स की लिस्ट। तो आप कहेंगे इंटीजर्स की लिस्ट में सर अभी अभी बताए थे आप, जरा चर्चा किए थे, ये सब होते हैं और फिर इन्हीं के निगेटिव्स होते हैं, इन्हीं के निगेटिव्स होते हैं, ये सब होते हैं, यही होते हैं इंटीजर्स, बिल्कुल यही होते हैं। अब बताओ कोई ऐसा x बताओ, वेर एक्स इन इंटीजर, x इन इंटीजर, कोई ऐसा x बताओ जिसका स्क्वायर 4 के बराबर होता है। तो आप कहेंगे सर ऐसा x, ये -2 है और 2 है, इन्हीं का स्क्वायर 4 के बराबर होता है। अब कह रहा है नहीं, मुझे और भी ऐसे x बताओ जिनका स्क्वायर 4 से कम भी होता है, कम भी होता है। देखो अगर 2 से आगे बढ़े तो इसका स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 4 से बहुत बड़ा हो गया। -2 से कम जाओगे -3 तो इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 से बहुत बड़ा हो गया। 4 से कम रखना है बेटा, कम, इसकी तरफ चुभ रहा है, कम रखना है। अब कम रखना का मतलब यहाँ रखना पड़ेगा ये बीच वाले, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का 0, -1 का 1 होता है। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा -2 को इंक्लूड कर ही रहे थे इसकी वजह से, 2 को इंक्लूड कर ही रहे थे इसकी वजह से, और इस सिंबल की वजह से इन तीनों को इंक्लूड करना पड़ा। यानी कि हमारा सेट सी तैयार होगा क्या, सेट सी तैयार होगा क्या, -2 -1 0 1 2, क्या बेटा -2 -1 0 1 और 2, इस तरीके से करके आपका सेट सी तैयार हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। डी क्या कह रहा है, डी क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड। ओ भाई साहब देख रहे हो, जो चीज मिसिंग है आज के दुनिया में वही वर्ड दे दिया इन्होंने, लॉयल। है भाई, क्या लगता है तुमको, हैं लोग आज की दुनिया में? बहुत कम, बहुत कम साथी, बहुत कम। आइए देखते हैं, थोड़ी भावनात्मक चीजें ना बताई जाए यहाँ पे, है कि नहीं? एक्सरसाइज ही चलने दिया जाए। क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। यानी कि ये जो वर्ड आप लॉयल देख रहे हैं इसमें कई सारे लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं, कितने, 5, फिलहाल तो 5 कहेंगे। इनके सारे लेटर्स को लेके क्या बनाना है, सेट बनाना है। चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं, इनके सारे लेटर्स को लेके बनाना है सेट। तो आप कहेंगे सर सेट डी बराबर होगा, पहला लेटर है एल, आपने लिख लिया एल, क्या लिख लिया बेटा, अरे आपने क्या लिख लिया बेटा, आपने कहा सर जी एल लिख लिया। फिर कौन सा है, ओ लिख लिया, कौन सा है वाई लिख लिया, कौन सा है ए लिख लिया, कौन सा है एल, सर ऑलरेडी लिख लिए थे, और आपने बताया था कि सेट के अंदर रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट नहीं किया जाता, एल ओ वाई ए। ठीक है बेटा, चलिए एक और नेचुरल क्वेश्चन शायद आपके मन में आ सकता है, सर आपने बताया था कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जनरली स्मॉल लेटर से लिखते हैं, तो इसीलिए मैंने वहां पे वर्ड जनरली इस्तेमाल किया था, क्योंकि अगर लेटर्स लिख रहे हो तो आप, चलो ठीक है कैपिटल लिख लिया, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो फिर क्या कह रहा है, सेट ई, सेट ई क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। यानी कि इस x में वो सारे महीनों के नाम रहेंगे जो साल में आते हैं और नहीं होते हैं जिनमें 31 दिन, 31 डेज जिनमें नहीं होते हैं। बताओ कौन कौन से मंथ में नहीं होते हैं, कौन कौन से मंथ में नहीं होते हैं, ये तो तुम कर सकते हो यार। याद है बचपन में हमको मैम सिखाती थी ऐसे करके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जो जो गड्ढे में आ जाते थे उनमें 31 डेज नहीं होते थे, और जो जो यहाँ ऊपर आते थे उसमें 31 डेज होते थे। किस में आ रहा देखो, जनवरी, फिर फरवरी के बाद मार्च। चलिए नॉट हैविंग 31 डेज लिखना है, नॉट हैविंग वाले यानी गड्ढे वाले। जनवरी के बाद फरवरी, तो लिखिए फेब, फरवरी नहीं आता 31 दिन। फिर मार्च, अप्रैल, अप्रैल गड्ढे में आ रहा है, अप्रैल में नहीं आता 31 दिन, अप्रैल। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई में आता है 31 दिन, हमको नहीं वाले चाहिए, मई। जून लिखिए, जून, जून लिखिए, जून। फिर जून के बाद जुलाई, और उसके बाद अगस्त, अगस्त में भी आता है 31 डेज। अगस्त के बाद क्या, सितंबर, सितंबर में लिखिए, सितंबर में लिखिए, सितंबर। अक्टूबर में अगेन 31 डेज, अक्टूबर। नवंबर गड्ढे में आ रहा है, नवंबर गड्ढे में आ रहा है, नवंबर गड्ढे में आ रहा है, और दिसंबर फिर ऊपर आएगा, दिसंबर में 31 डे होते हैं। तो नॉट हैविंग 31 डे वाले ये हैं। ठीक है, चलिए फिर क्या कह रहा है, एक सेट है एफ, इसमें वो सारे एक्स आएंगे जो एक्स एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट समझते हो? हाँ जी सर समझते हैं, ई आई ओ को छोड़ के जो भी बाकी सारे इंग्लिश लेटर्स हैं।
कह रहे इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, यानी प्रीसीड का मतलब क्या होता है बेटा, पहले आना, प्रीसीड करना ना, पहले आना। तो के पहले आने वाले सारे कॉन्सोनेंट्स का सेट बनाना है। बताइए कॉन्सोनेंट्स, सबसे पहला होता है ए, तो वो तो वावल हो जाएगा, तो ए नहीं लिखेंगे। ए के बाद बी, सी, डी, ई तो वैसे भी नहीं लिखेंगे, कॉन्सोनेंट के बारे में बात कर रहा है, तो ए बी सी डी ई नहीं लिखेंगे। ई, ए बी सी डी ई, एफ एफ जी एच आई नहीं, जे के तो उसके पहले पहले ही रहना है। यही आ जाएगा आपका फाइनल आंसर बेटा, ठीक है, देख लेना एक बार। चलिए नेक्स्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या कह रहे क्वेश्चन नंबर 6, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट में जो सारे सेट दिए हुए हैं इनमें से सभी को क्या करना है, मैच कराना है। किससे? अच्छा, ये जो लेफ्ट में दिए गए हैं वो रोस्टर फॉर्म में है, दिख भी रहे होंगे आपको, रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है। विद द, किससे मैच कराना है, विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब लेफ्ट में आपको सारे रोस्टर फॉर्म में सेट लिखे हुए हैं और ये सेम सेट इधर कहीं ना कहीं राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, आपको मैच कराना है। कौन किसका ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है। चलिए देखते हैं 1 2 3 6, क्या लग रहा है ये 1 2 3 6 क्या है, 1 2 3 6, क्या है ये बताएंगे सभी लोग। x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, प्राइम, इसमें सारे प्राइम तो नहीं है। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 नहीं सर, इसमें इवन भी आ रहा है। x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर है और 6 का डिवाइजर है। कौन कौन होता है 6 के डिवाइजर नेचुरल नंबर में, 1 2 3 6, ठीक बात है, ये वाला आराम से आ जाएगा किस पे, सी पे, ठीक है। चलिए 2 और 3, तो ये जो अभी भी पढ़े ना, देखो बेटा x इज अ प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6, सच में बताओ 6 के डिवाइजर ये सारे हैं, ये सारे, और इन्हीं में से प्राइम पूछ दिया जाए तो ये हैं, यानी कि सीधे सीधे आप किससे लगा देंगे, ए से लगा देंगे, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। इसको देखिए, ओ भाई साहब अपना प्यारा शब्द आ गया, मारो प्यारो वर्ड, बताइए ये किसके लेटर्स हैं, कौन से वर्ड के, अरे सर अपना प्यारा सब्जेक्ट, यानी कि ये सारे लेटर्स हैं कौन से वर्ड के बेटा, मैथमेटिक्स वर्ड के, यानी कि x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है बेटा। चलो और देखिए 1, लास्ट में वही बच गया, लीजिए ना सर, ठीक है, यानी 1 3 5 7 9 अगर आप सच में देखें तो 10 से कम वाले ऑड नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। चलिए तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, और इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 11th पूरा तरीके से सॉल्व किया बेटा। धीरे धीरे जैसे ये पूरा चैप्टर खत्म होगा उसके हिसाब से हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशंस लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खूब पढ़ाई कीजिएगा और इसी तरीके के वीडियो के लिए ज्वाइन कर लीजिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच बेटा।